कालिदास के एक विश्वविख्यात कृति को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मेघदूतम। विश्वविख्यात इसलिए कहा कि अपने तरह का ये अद्भुत ग्रंथ है, अद्भुत काव्य है, जिसमें एक विरही यक्ष जो है वो अपनी प्रिया के पास एक संदेश भेजता है, एक प्रेम का संदेश भेजता है। लेकिन संदेश किसके माध्यम से भेजता है? तो बादल के माध्यम से। आज तक आपने कबूतर के माध्यम से तो संदेश सुना होगा, डाकिये के माध्यम से संदेश सुना होगा, लेकिन एक बादल के माध्यम से कैसे संदेश भेजा जा सकता है, तो उसका वर्णन जो है वो यहाँ एक प्रेम कथा के रूप में वर्णित किया गया है। इस पुस्तक में दो भाग हैं, एक है पूर्व मेघ और दूसरा है उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में 63 लगभग श्लोक हैं और उत्तर मेघ में 52 श्लोक हैं। तो कुल मिलाकर लगभग 115 श्लोक का ये मेघदूतम जो काव्य है वो है। और इस मेघदूत में गीति काव्य के लक्षण भी हैं और खंड काव्य के लक्षण भी हैं। अर्थात ये गीति, इसको गीति काव्य भी माना जाता है और खंड काव्य भी कहते हैं। लेकिन विद्वान कहते हैं कि ये गीति प्रधान खंड काव्य है। गीति प्रधान खंड काव्य जो है वो मेघदूत है। हल्की सी इसकी कथा वस्तु की बात करें तो एक धनाशीष जो थे, एक धनी व्यक्ति जो कुबेर थे, उनके पास एक यक्ष काम करता था। अब कुबेर ने यक्ष को कुछ काम दिया, यक्ष उस कार्य को नहीं कर पाते हैं, अपने कर्तव्य से च्युत हो जाते हैं। इस पर कुबेर जो है वो क्रोधित हो जाते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुम्हें मैं 1 वर्ष के लिए अलकापुरी से निर्वासित करता हूँ, तुम अलकापुरी में नहीं रहोगे। अब इस यक्ष का विवाह अभी अभी हुआ। इसकी एक नई नवेली जो दुल्हन थी, नवपरिणीता दुल्हन थी, उसको छोड़ के इसको जाना पड़ता। अब जाते कहाँ हैं? तो भारत के दक्षिण में अवस्थित रामगिरी जो पर्वत था उस पर यह अपना निवास बना लिया। ये वही स्थान है जहां पर जनक नंदिनी ने स्नान किया था और जहां पर वो रुद्राक्ष की छाया में बैठी थी। तो ये भी उसी स्थान पर अपना एक स्थान बना देता है। अभी आपने दुर्दिन जो है वो वहां काटने लगता है। दुर्दिन अर्थात अभागे दिनों को वो काटने लगता है। जब हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगती है ना, तो वो हमारे लिए दुर्दिन बन जाता है। हम किसी तरह बार बार घड़ी देखते हैं कैसे टाइम ये पास हो, तो वो दुर्दिन या दुर्समय जो है वो अपना काटने लगता है। जब 8 मास व्यतीत हो जाते हैं, 1 साल का था ना वो उसका, 8 मास व्यतीत हो जाते हैं तो वर्षा ऋतु का आगमन होता है। अब मित्रों, वर्षा ऋतु में प्रेमी प्रेमिका की बहुत याद आती है। जब बादल बरसता है तो उसको अपनी प्रेमिका तो नहीं बोलूंगा, उसको अपनी पत्नी की बहुत ध्यान आता है, बहुत याद आती है। और वो फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, कोई उसके पास कोई साधन ही नहीं रहता है। तो यहाँ एक बड़ी अच्छी सूक्ति आई है, कामार्ता ही प्रकृति कृपणाश चेतना चेतनेषु। कि कामार्थ जो होते हैं, काम के लिए लालायित हो जाते हैं कि कुछ नहीं करना, बस काम करना है। काम मतलब आकर्षण या प्रेम का एक विकृत रूप है। तो कामी व्यक्ति जो होता है वो, उसको चेतनता का अभाव रहता है, चेतनता का भाव रहता ही नहीं है उसमें। वो मूर्ख हो जाता है, मूड हो जाता है, उसका दिमाग काम नहीं करता है। जिसको कहते हैं ना प्यार किया तो डरना क्या, तो वो ये कि उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वही काम इस यक्ष का हो। बारिश आई, वर्षा ऋतु आई तो उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। इसने बोला बादल भैया इधर आओ, आपने मेरा काम करना है। तो क्या करना है? मेरा संदेशा जो है मेरी पत्नी को पहुंचा देना। 8 महीने हो गए, उससे बातचीत नहीं हो रही, मोबाइल फोन है नहीं, चिट्ठी है नहीं, तो कैसे करें? तो ये बादल को अपना संदेश जो है वो बनाते हैं। और वो बादल किससे बना था? ये भी प्रश्न पूछा गया परीक्षाओं में। धूम, ज्योति, सलिल, मरुत। धूम, ज्योति, सलिल पानी और मरुत वायु। तो इन 4 से बना हुआ। अब इन 4 में आपको लक्षण लगता है कि कोई
संदेश दे सकता है? नहीं है। लेकिन काम अर्था प्रकृति के विनाश चेतना चेतनेषु। तो इसलिए ये सारा वर्णन जो है वो यहाँ पे किया गया है और बड़ा सुंदर यहाँ पे भौगोलिक वर्णन किया गया। एक एक चप्पा चप्पा इसमें कालिदास ने दिखाया। यहाँ मैं एक और वर्णन करता हूँ कि कालिदास ने अपने जीवन के विषय में तो कुछ ज्यादा बोला नहीं। कालिदास ने ना अपना नाम तो बताया है, लेकिन ना अपना स्थान बताया, ना अपना समय बताया। तो बाद के विद्वानों ने कल्पनाएं की हैं। एक किसी ने बोला कि ये 6वीं शताब्दी के थे, किसी ने बोला तब हुए होंगे जब भारत में गोल्डन एज होगी, स्वर्णिम काल था। क्योंकि कालिदास जैसा कवि जो है वो स्वर्णिम काल में हो सकता है। अब देखो स्वर्णिम काल का मतलब क्या है कि जब देश में युद्ध हो रहा हो तो कोई क्या कविताएं लिखेगा? लिखेगा भी तो वो शौर्य वाली कविताएं होंगी, लव स्टोरीज तो नहीं लिखेगा कोई, क्योंकि उस समय लव स्टोरीज का कोई काम नहीं। लेकिन कालिदास के तो मेघदूत इत्यादि नाटक है, विजय शाकुंतल इत्यादि नाटक है। तो बोला जब देश में बहुत संपन्नता होगी, अच्छा अच्छा हो रहा होगा, उस समय कालिदास ने, तो इसको गोल्डन पीरियड, गुप्त काल का भी कहा गया। ठीक है। किसी ने बोला कि ये 6वीं शताब्दी के हैं, किसी ने बोला कि ये विक्रमादित्य के जो थे उनके नवरत्नों में से एक रत्न जो था वो कालिदास था, और किसी ने क्या बोला ये प्रथम शताब्दी के थे। तो समय के विषय में भी है और उनके जन्म के विषय में है। कुछ लोग कहते हैं कालिदास जो थे वो शैव थे। तो शैव जो थे वो शैव तो कश्मीर में होते थे। तो लोगों ने बोला कि ये कश्मीरी, ये कालिदास जो है वो कश्मीर के रहने वाले थे। हिमालय का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। एक कुमार संभवम का श्लोक है, कपोल कंडूय इत्यादि श्लोक जो है, वहाँ पे क्या कहते हैं कि हाथी को जब खारिश लगती है तो वो खारिश कैसे करता है? जो देवदार के पेड़ है उनसे अपना मुंह ऐसे रगड़ रगड़ के करता है। अब आपको भी पता होगा, अगर आपके घर में गाय होगी तो गाय को जब खारिश करती है तो वो अपने खूंटे से जो है वो खारिश करती है। अब कालिदास देखो वो कह रहा है हाथी को जब खुजली लग रही है तो वो पेड़ से खुजली कर रहा, देवदार के पेड़ों से खुजली कर रहा है। ये बात शहर के आदमी को नहीं पता होगी, ये उसी आदमी को पता होगी जो हिमालय में रहता हो। तो लोगों ने बोला कि कालिदास तो हिमालय के रहने वाले थे, क्योंकि हिमालय का इतना सुंदर वर्णन किया। वो कह रहे हैं चमड़ी गाय जो है वो घूम रही है, देवदार के बड़े बड़े पेड़ हैं, गुफाएं हैं, उसके अंदर ऐसा ऐसा हो रहा है। तो लोगों ने अनुमान किया। लेकिन जब लोगों ने मेघदूतम पढ़ी तो उनको एक और संशय हो गया कि कालिदास जो थे वो उज्जैनी के थे, क्योंकि इन्होंने उज्जैनी का इतना, उज्जैनी मध्य प्रदेश इस क्षेत्र का इतना सुंदर और बारीक वर्णन किया है कि ऐसा लगता है कि कालिदास वहीं के थे। आपका जो अपना घर है आप उसका वर्णन बड़ा बारीकी से कर सकते हैं ना। काजल लंबा गांव की है, अब मैं ज्योति को बोलूँ कि लंबा गांव पे कुछ लिखो, ये बोले कि लंबा गांव पालनपुर के साथ में, पालनपुर उसकी तहसील है, हमीरपुर के इस तरफ है, मंडी की जो है वो पश्चिम दिशा में है, कामरा जिला में स्थित है, इतना लिखेगी ना। लेकिन काजल लिखेगी तो क्या कहेगी? लंबा गांव में एक हरिराम की दुकान है, उसमें क्या है सब्जी मिलती है, उसके साथ में एक चूर्ण वाले की दुकान है, उसके आगे एक बनिए की दुकान है, उसके आगे नींबू पानी मिलता है। एक एक चीज बताई, नींबू पानी दुकान के जो है उसमें 5 रुपए महंगा है, थोड़ा और आगे जाए तो 4 रुपए सस्ता, 5 रुपए सस्ता जो नींबू पानी हमें मिल जाएगा। अब ये चीज ज्योति को नहीं पता होगा। तो ऐसा जब बारीक वर्णन किए तो लोगों ने बोला ये उज्जैनी के। फिर एक और भाई साहब आगे, विद्वान लोग आगे, उन्होंने बोला कि क्या था कि कालिदास तो हिमालय के थे, कश्मीर के थे, इनके ससुराल जो थे वो उज्जैन। तो ससुराल का वर्णन भी आदमी तो बारीकी से कर ही सकता है, बार बार ससुराल जाना होता है। तो ऐसा कालिदास के विषय में है। तो इन्होंने भौगोलिकता का वर्णन जो है वो बड़ी बारीकी से किया है। मेघ का जो मार्ग बताया है वो बड़ा सुंदर बताया है। ये इसमें यक्ष जो है वो बादल को कहता है कि हे बादल, जब तुम्हें प्यास लगेगी ना तो जब तुम हिमालय के मार्ग में जाओगे तो रास्ते में तुझे झरने मिलेंगे, पानी मिलेगा। झरने मतलब जिस खड्डे बोलते हैं जिसको, वो पानी मिलेगा, तुम ऐसा करना उस पानी को पी लेना। तो इसलिए फिर तुम्हें जो है वो प्यास नहीं लगेगी। रास्ते में तुम्हें बहुत अच्छे राजहंस मिलेंगे और आम्रकूट का पर्वत मिलेगा, तुम उसको लांघते हुए जाना, थोड़ा थक जाओगे तो इस पर्वत पे रुक जाना, ऐसा ऐसा। फिर और कहते हैं कि जब ताम्रकूट की लता कुंजों को पार करोगे तो वहां पे बहुत अच्छी सुगंधी है। उसके आगे ये कहते हैं कि वेतन नदी आएगी, नदियों का वर्णन भी किया है। ज्योग्राफी का बहुत अच्छा वर्णन जो है, ज्योग्राफी की दृष्टि से मेघदूत का आप अध्ययन कर सकते हैं, एक रिसर्च का विषय है।
कि ज्योग्राफिकल स्टडी ऑफ मेघदूता, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। तो अब क्या है कि इन्होंने वहां पर दशाण देश का वर्णन करते हैं, वेत्रपति नदी का, वहां पर नीच नामक पर्वत है उसका भी वर्णन करते हैं, और वहां सुगंधित पदार्थ है। अब कालिदास को पता होगा ना कि वहां पे खुशबू आती है, उस पर्वत पे जाओगे तो बड़ी खुशबू आएगी वहां पे, तो ऐसा वर्णन वहां रंतिदेव राजा की राजधानी का वर्णन करते हैं। फिर बताते हैं कि यहाँ पर आगे कुरुक्षेत्र है। अब देखो कहां से वर्णन कर रहे थे, उज्जैनी से, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से कहां पहुंच गए, हरियाणा। बादल को रास्ता बता रहा है तुम कहां कहां से होके जाओगे, तो बोले तुम्हारे मार्ग में आप कुरुक्षेत्र आएगा। और इसी में वर्णन आया कि उसको कालिदास को क्या बड़े किसका याद आ जाती है, अर्जुन और अर्जुन के गांडीव की याद आती है। इसका मतलब महाभारत की कथा पहले हो चुकी थी, तो कहते हैं वहां पर ये जो था अर्जुन, और यहीं पर कहता है कि यहीं पर तुम्हें सरस्वती नदी मिलेगी। आज सरस्वती नदी नहीं है ना, लेकिन हमें प्रमाण मिल गया कि सरस्वती नदी थी, तभी तो कह रहे हैं कि वहां पर सरस्वती नदी होगी जो गंगा के समान है, अर्थात जितनी गंगा आज बहती है किसी समय सरस्वती भी वैसे बहती है। तो कहते हैं कि तुम सरस्वती नदी का पानी पी लेना क्योंकि वो गंगा के समान निर्मल है। और स्थिति कहाँ बता रहे हैं, कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में। आज वैज्ञानिकों को पता लगा है कि सरस्वती नदी जो है वो हरियाणा के नीचे से होकर अंदर अंदर ही बही जा रही है, वो लुप्त हो गई है ना, अंदर चली गई है, जमीन के अंदर चली गई है। आज साइंटिस्ट जो है उसको बाहर निकालने के लिए ड्रिलिंग कर रहे हैं जमीन में, बहुत नीचे अंदर चली गई है, किसी टाइम देखो बाहर होती थी। और भूविज्ञानिक मानते हैं कि जो आज की पब्बर नदी है, जो शिमला में पब्बर नदी है, वही सरस्वती नदी है, लेकिन बाद में वो जमीन में जाती गई और बाद में वो राजस्थान की ओर चली जाती है। तो सरस्वती नदी का वर्णन भी यहाँ पर किया गया है, क्रौंचरंध्र का वर्णन किया गया है। आगे ये कहता है कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत पर जो प्रेमी और प्रेमिकाएं बैठी हुई हैं उसका ये वर्णन करता है। अब वो आगे कहता है कि आगे एक नगरी आएगी जहां पर मेरी पत्नी रह रही है। अब पत्नी का वर्णन जो है ना बड़ा अद्भुत किया है। उससे पहले ये अलकापुरी का भी भौगोलिक वर्णन बड़ा सुंदर करते हैं। इस तरह से पहला मेघ, पूर्व मेघ जो है वो समाप्त हो चुका है। उत्तर मेघ की बात करें तो उत्तर मेघ में जो उसकी पत्नी का वर्णन है ना वो सबको आकर्षित करता है, बड़ा आकर्षित करता है, जहां पर उसने अपनी पत्नी की जो दयनीय दशा है वो बताई हुई है। ये कह रहा है कि जैसी मेरी स्थिति है ना वैसी मेरी पत्नी की स्थिति होगी। कहता है कि वो अपना समय काट रही होगी, अपना जीवन जो है वो काट रही होगी। और आगे देखो कि वो क्या कह रही है, आलोके ते निपतति पुरासा बाली व्याकुल वा मत सादृशा विरहंतु वा भावगम्यम लिखंति। मेरी तरह उसकी स्थिति होगी, अपने भावों को कुछ ना कुछ लिख रही होगी। बादल तुम जब देखोगे, अब तुम्हें क्या पता, अब देखो उस समय फोटो तो थी नहीं कि बादल के पास फोटो दे देता है ये मेरी पत्नी है, जब मिलेगी तो उसको बोल देना। तो बोला कैसी होगी, एक दरवाजे पे बैठी होगी और फूलों से दिनों को गिन रही होगी। ये फूलों से दिन गिनना एक बार शास्त्री कमीशन में पूछ लिया कि यक्षिणी अपने दिनों को किससे गिन रही थी, तो वो पुष्पों से अपनी जो है वो दिनों को गिन रही होगी। जैसे एक दिन हो जाता हुआ तो पुष्प एक यहाँ रख देती होगी, उसका मुंह बिल्कुल मुरझाया हुआ। जैसी मेरी स्थिति देख रहे हो वैसी उसकी भी स्थिति होगी। तो इस तरह से वो आगे बताते हैं। और इसके आगे क्या कहते हैं, पृच्छन्ति वा मधुर वचना, बड़े मधुर वचन से पूछ रही होगी किसको, सारिकाम पंजरस्थाम, जो सारिका जो चिड़िया पंजरे में बांधी होगी ना उससे कुछ बात कर रही होगी बड़ी मधुर वचन से। अब यहाँ उसको जोड़ लो, कामर्ता ही प्रकृति की प्रकाश। अब चिड़िया बात थोड़ी करेगी, लेकिन उसका दिमाग भी थोड़ा काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो भी तो अब उसके प्रेम में पागल है, उसके विरह में पागल है। तो इसलिए वो क्या कह रही है कि पृच्छन्ति वा मधुर वचना सारिका पंजरस्था कच्चित भर्तुः स्मरसि रसिके त्वं हि तस्य प्रियेसि। क्या मेरे प्रेमी जो है, मेरे पति जो है, क्या वो मुझे याद कर रहे होंगे। ये किसको पूछ रही होगी वो, अब ये बादल को बता रहा है कि वो किसको पूछ रही होगी, चिड़िया से पूछ रही होगी कि हे प्रिय, तेरे तो बड़े राजा प्रिय थे, राजा या मेरे पति जो थे बड़े प्रिय थे, वो तुम्हें बड़ा लगाव रखते थे, तुम्हें तो उनकी सब कुछ पता है, तो बताओ वो मुझे याद करते होंगे। तो ऐसा वर्णन जो है उत्तर मेघ में 22वें श्लोक में आया है। और भी कहा है कि जब उसको देखोगे तो उसके कपड़े बड़े मलिन से होंगे। जब व्यक्ति दुखी होता है ना तो उसके कपड़े जो मलिन होते हैं,
ऐसा ही है ना, बड़े साफ सुथरे कपड़े डाल के आदमी जो दुख नहीं दिखा सकता। जिसके पास, जिसको दुख होता है उसको उसको कपड़ों की चिंता नहीं होती। तो बोला जब वो यक्षिणी होगी, जब तुम उसको देखोगे मेरी पत्नी को, तो उसके कपड़े बड़े पहले कुचैले होंगे, पुराने कपड़े होंगे, और उसकी गोद में एक वीणा पड़ी होगी, और वो वीणा की तार जो है वो उसकी आंसुओं से गीली हो गई। अगर गोद में तार सितार है तो वो तो गीली होगी ना, वीणा जो है, तो वीणा जो है वो गीली हो रही होगी, और जिस गाने में मेरा नाम है उसको गाने का वो प्रयास कर रही होगी। गा नहीं पाएगी क्योंकि गला तो भरा होगा, तो गा नहीं पाएगी, लेकिन गाने का प्रयास कर रही होगी। ऐसी मेरी पत्नी तुम्हें वहां मिलेगी। अब ये जो ऐसी बनने में इस तरह से वो सारी स्टोरी है, जिसको मैंने आपको एक संकुचित भाव में आपको प्रस्तुत किया। अब ये प्रेरणा इनको कहाँ से मिली, मेघदूत की लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो ये प्रेरणा उनको मिली रामायण से, जहां पर कौन बन जाते हैं दूत बन के? राम जी का दूत बन के बन जाते हैं। पहला दूत तो वही है ना, रामदूत अतुलित बलधामा बोलते हैं ना। तो हनुमान जी जाते हैं, तो कालिदास को लगता है कि अगर वहां दूत गया था तो मेरा भी तो दूत जा सकता है कोई, तो दूत, लेकिन वहां हनुमान जी को तो चेतना दी, हनुमान जी समझ सकते थे। यहाँ किसको दूत बना दिया? बादल को दूत बना दिया। तो और यक्षिणी की जो स्थिति बताई है ना, इसकी भी कहीं से प्रेरणा मिली होगी। तो वो प्रेरणा मिली सीता से। सीता की लगभग ऐसी स्थिति थी ना, तो ये बुद्ध कहते हैं कि इत्याख्याते पवन तनयम मैथिली वो मुखी सा, मैथिली के साथ वो उसका ये उत्तर में कि मैथिली की तरह उसकी स्थिति हो गई होगी। तो हनुमान और सीता से इन्होंने प्रेरणा प्राप्त की। लेकिन हनुमान को क्या दिया था राम जी ने? अंगूठी। यहाँ तो देने को कुछ नहीं था, तो यहाँ कुछ तो पहचान बतानी पड़ेगी ना। यक्षिणी कैसे पहचानेगी कि ये बादल जो है उसने नहीं भेजा? तो ये उन दोनों के बीच में कुछ जो बातें थी ना, व्यक्तिगत बातें, जो उनके बीच में जो कुछ प्रेम की बातें थी, ये यक्ष जो है वो बताता है कि हो सकता है वो तुम पर विश्वास ना करे, तो जो रति विलास रहस्य है उनको बताता है कि तुम ये बातें बताना, वो समझ आएगी कि मैंने ही तुम्हें भेजा है। इस ग्रंथ के बारे में और बात करें तो इसमें मंदाक्रांता छंद का प्रयोग है, और इतना अद्भुत प्रयोग हुआ है कि क्षेमेंद्र अपने सुवृत तिलक में कहते हैं कि सुवशा कालिदासस्य मंदाक्रांता प्रबल गति, कि ऐसा लगता है मंदाक्रांता कालिदास की वश में। बहुत सुंदर मंदाक्रांता का प्रयोग किया है। शांताकारं भुजगशयनम, अभी देखो कितना सुंदर ये छंद है। ऐसे ही वर्णन जो है वो कालिदास ने किया है, और बड़े सुंदर, और अर्थांतर न्यास का प्रयोग भी बहुत अच्छा किया। अर्थांतर न्यास होता है सामान्य का विशेष से समर्थन और विशेष का सामान्य से समर्थन। तो एक बड़ी एक मैं सूक्ति आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। याच्या मोघा वरम अधिगुणे नाधमे लब्धता। क्या है? तो ये बादल से जब बात कर रहा था यक्ष, तो यक्ष कह रहा है कि हो सकता है दुनिया ये बोले कि यार तूने किससे मांग लिया? बादल से मांग लिया, और किसी से मांगता। तो बोला मुझे शर्म नहीं महसूस हो रही है, बादल से मांगने में शर्म नहीं महसूस हो रही। क्यों? क्योंकि याच्या मोघा वरम, मांगना अच्छा है कहां पर? अधिक गुण, जिसमें अधिक गुण हो ना उससे मांगने में अच्छा लगता है। जो गुणहीन है, जिसको आता कुछ नहीं है, उसके सामने अगर आपको हाथ फैलाना पड़ेगा तो आपके लिए वो क्या होगा? अपमानजनक हो। तो ये कह रहा है कि आप तो मेरे से बड़े महान हो, आप तो लोगों को पानी बरसाते हो, आपकी वजह से यहाँ जो खेती लहलहाती है, सस्य जो है बहुत बढ़ती है, तो आप तो सबको देने वाले हो, तो मुझे आपसे मांगने में शर्म नहीं हो रही है, क्योंकि आप मुझसे अधिक गुण वाले हो। मैं क्या करता हूँ? मैं तो किसी की भलाई नहीं करता। तो नादमे लब्ध कामः, और अधम जो होता है उससे मांगने में हमेशा शर्म जो है वो महसूस होती है। एक और पंक्ति जो यहाँ आती है 20वें श्लोक में, रिक्तः सर्वो भवति ही लघु पूर्णता घोरवायो। जो खाली होता है ना अंदर से, वो अकड़ के रहता है,
और जो भरा होता है ना वो हमेशा झुकेगा। नीति शतक में कहा है, भवन्ति नम्रास तरवः फलोद्गमे नवाम्बुभिर्दूर विनम्बिनो घना। घन होते हैं बादल। अनुद्धता सत् पुरुषा समृद्धि स्वभाव एवैष परोपकारिणः। भवन्ति नम्रास तरवः फलोद्गमे, जैसे वृक्ष पर फल आ जाते हैं तो वो झुक जाते हैं, बादल जब पानी से भर जाते हैं वो भी झुक जाते हैं। तो ये कह रहे हैं यहाँ इस श्लोक में कह रहे हैं, रिक्तः सर्वो भवति ही लघु। जो रिक्त होते हैं वो छोटे होते हैं, वो छोटी बात करते हैं। पूर्णता गौरवाय। और जो भारी होते हैं, अंदर से भरे हुए होते हैं, वो क्या होते हैं, उनमें पूर्णता होती है। एक बच्चा विनम्र होगा ना, जिसको बहुत कुछ आता है, जिसको बहुत कुछ नॉलेज होगा ना, वो सबको बोलेगा नमस्ते जी नमस्ते जी। उसको पता है अभिवादन शीलस्य नित्यम विदोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोधन। जिसको लेकिन थोड़ा सा आगे है ना, आधा अधूरा है, अधबर गगरी छलकत जा, वो बोलेगा मैं क्यों इसको नमस्ते करूं, बड़ा है ऐसे ऐसे करके। तो इसलिए अधूरा जिसमें ज्ञान होता है वो हल्के होते हैं, जिसमें ज्ञान पूरा होता है, जो भारी होते हैं उनका तो गौरव ही अलग तरह का है। आगे कह रहे हैं, स्त्रीणाम आद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु। स्त्रियों का आद्य वचन जो है वो प्रियों में विभ्रम कर देता है। तो ऐसे कई वर्णन है। और इस ग्रंथ की एक गौरव का पता इसी से लगता है कि इस मेघदूत पर 50 टीकाएं लिखी गई हैं, 50 व्याख्याएं, 50 अलग अलग व्याख्याएं हुई हैं। यहाँ ग्रंथों की एक व्याख्या होना मुश्किल होती है और मेघदूत की 50 व्याख्याएं हुई है। तो कितना ही अपने समय का और अपने आप में कितना महान ग्रंथ है। और मैक्स मुलर हुए, मैक्स मुलर ने जर्मन भाषा में इसका पद्य अनुवाद कर दिया था, इसके श्लोकों को जर्मन श्लोकों में परिवर्तित कर दिया था सन 1847 में, 1847 में इन्होंने पद्य अनुवाद कर दिया था। एक और जर्मन कवि हुए हैं शीलर। शीलर ने कहा है कि मेरा जो मेरिया स्टुअर्ट नाम का जो काव्य है उसकी प्रेरणा मुझे मेघदूत से मिली। ये कौन कह रहे हैं, कवि शीलर। इसके बाद एक श्वेत जो है वो एक कवि हुए हैं, जर्मन कवि हुए हैं। उसने 1859 में मेघदूत का गद्य अनुवाद कर दिया। मेघदूत श्लोकों में है ना, उन्होंने पैराग्राफ में चेंज करके जर्मन भाषा में उसका परिवर्तन कर दिया। लैटिन भाषा में भी इसका हुआ है, अनुवाद हुआ है। और चीनी भाषा में सन 1956 में इसको अनुवादित कर दिया गया। तो इस तरह से मेघदूत जो है वो अद्भुत ग्रंथ है, हम सबको पढ़ना चाहिए। और इस ग्रंथ ने एक पूरे संसार में दूत काव्यों की बाढ़ जैसी ला दी थी। ये पहला दूत काव्य था, जिसके बाद हजारों दूत काव्य जो है वो लिखे गए। ये जो आप कबूतर जा है, इसकी प्रेरणा भी जो है वो मेघदूत से मिली थी। आशा करता हूँ आपको आज की कक्षा में सब समझ आया।